समकालीन हिंदी कथा लेखकों में नीलम कुलश्रेष्ठ एक जाना पहचाना प्रसिद्ध नाम हैं। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्रिकाओं में, ई पत्रिकाओं में और वेबसाइट्स में पढ़ी और सुनी जा सकती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पूना पलट। स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार है। टीवी शो बिग बॉस की शूटिंग लोनावला महाराष्ट्र में होती है, जिसके होस्ट महानायक हैं। इसी शूटिंग की पृष्ठभूमि पर एक फिल्मी स्ट्रगलर की कहानी है। ये प्रस्तुत है कहानी पूना पलट। रिसॉर्ट आम रिसॉर्ट जैसा ही था। बड़ा सा रिसेप्शन, छत के बीच में लटकता झाड़ फानूस, कुछ आड़े तिरछे से लैंप, भव्य सोफे कुर्सियाँ, दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की तस्वीरें, रिसेप्शन के पीछे स्विमिंग पूल। अपने कमरे की बालकनी से देखो तो मुंबई व पूना के बीच की रेलवे लाइन, उसके समानांतर मुंबई पूना हाईवे दिखाई देती है। इसके पीछे लोनावला की पहाड़ियाँ। खंडाला, लोनावला। हम हिमालय की तलहटी में रहने वाले यूपी वालों को कैसे पहाड़ लगेंगे? हाँ, पहाड़ों के बच्चे नज़र आते हैं। वो तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ग्लैमराइज कर रखा है। आती क्या खंडाला। दिसंबर के कारण हरियाली भी कम नज़र आ रही है। बालकनी में वो डाले अचरज में पड़ती जा रही है। कैसी रिजॉर्ट कल्चर उगाई है, जहाँ देखो वहीं रिजॉर्ट। पता नहीं ज़िंदगी को क्या हो गया है कि वो अजीब से इत्तेफाक उसे थमाने लगी है। वे लोग दोपहर में ही यहाँ आ गए थे। रात को सुलभ व प्रीति मुंबई से पहुँचने वाले थे। तय हुआ था कि 2 दिन लोनावला रुककर उनके साथ ही मुंबई चले जाएंगे। उसके पति उसका नीचे ही इंतज़ार करते नीचे टहल रहे थे। वो तीसरी मंजिल के अपने कमरे की बालकनी में बैठी इंतज़ार कर रही थी। पोर्च में 4-5 कार खड़ी थीं। कुछ सैलानी भी यहाँ वहाँ खड़े नज़ारे ले रहे थे। 9:30 बज चुके थे। तभी सुलभ की कार गेट से अंदर आती दिखाई दी। प्रीति ने कमरे में पहुँचते ही पैर छूते ही उत्साहित हो कहना शुरू कर दिया है, आपको मालूम है लोनावला में ही बिग बॉस की शूटिंग होती है। मेरा एक कज़न झंझन वहाँ सेट डिज़ाइनिंग का काम करता है। झंझन? वो हंस पड़ती है। ये उसका निक नेम है, वैसे उसका नाम अभिषेक मुखर्जी है। ओह, मुंबई से फ़ोन आया था कि तू लोनावला शूटिंग देखने क्यों नहीं आती है, तुझे इसके सुपर हीरो से मिलवाऊंगा। मैंने उसे बता दिया है कि पापा, मम्मी और हम लोग लोनावला पहुंच रहे हैं। मम्मी जी ने उससे फिक्स कर लिया है कि कल सुबह की शिफ्ट में आप लोग शूटिंग देखने जाइए, दूसरी शिफ्ट में हम लोग जाएंगे। वो बेमन हाँ हूँ करती रह जाती है। कैसे उसका दिल तोड़ दे। उसकी आउटडेटेड अकल आज तक ये नहीं समझ पाई कि बिग बॉस जैसे शोज़ बनाए क्यों जाते हैं। यदि बनाए जाते हैं तो लोग अपने घंटों को इन्हें देखने क्यों अपना समय कत्ल कर देते हैं। रात के खाने के बाद, गप्पे मारने के बाद वे लोग सो जाते हैं। वैसे भी अपने शहर से निकलकर नींद सबसे प्यारी होती है। सुबह खिड़की के पर्दों से पीछे से झांकती रोशनी को अधखुली आँखों से देख फिर सो जाते हैं। तभी जोर से कॉल बेल बजती है। वो दरवाजे की तरफ घड़ी पर नज़र डालती दरवाज़ा खोलती है। प्रीति हाथ में ट्रे में 2 कप चाय लिए खड़ी है। सुलभ कहते हैं, 9 बज रहे हैं और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। बिग बॉस में 10 बजे तक एंट्री बंद हो जाती है। अलसाया सा दिमाग ना नहीं बोल पाता। मैं चाय पी के एक चटक रंग का सूट निकाल सुलभ के कमरे की ओर बढ़ जाती हूँ। मैं इनके कमरे में नहा रही हूँ, आप यहाँ नहा लीजिए। हम लोगों को प्रीति कार में सफाई दिए जा रही है। मम्मी जी, पापा जी, सॉरी, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं है। आप लोगों को हम ऐसे ही ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने झंझन से पूछ लिया है, वहाँ लोग ब्रेकफास्ट देंगे क्योंकि आप लोग वहाँ गेस्ट की तरह जा रहे हैं। ओके। झंझन 35 का हो गया है। अपने इसी जुनून के कारण शादी नहीं की। मैंने उससे पूछा भी था कि सीज़न 7 ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगा। वो कह रहा था कि अभी और भी भाषा में बिग बॉस बनेगा तो उसका काम चलता रहेगा। भला हो जीपीएस सिस्टम का। सुलभ कार चलाते उस पर रास्ता ढूंढते, कभी ऊंचे कभी नीचे रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा कि हर हिल स्टेशन पर होता है। स्टेशन से रिजॉर्ट जाते समय देखा था, वो अब भी देख रही है। हर तीसरी दुकान पर एक बोर्ड नज़र आ रहा है, मगन लाल की चिक्की।
उसे लगता है कि क्यों न लोनावाला का नाम बदल कर मगनलाल चिक्की वाला रख देना चाहिए। वो ये सोचकर मुस्कुरा उठती है। आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर दूर दूर कुछ होटल्स व रिजॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आए दिन महाराष्ट्र या गुजरात की कारपोरेट्स की एनुअल मीट्स होती रहती हैं। वे ABC स्टेट पहुँच जाते हैं। एक पुराने बड़े चौड़े लकड़ी के गेट के कोने बने केबिन में सिक्योरिटी गार्ड्स लिस्ट में उनका नाम चेक करते हैं। लिस्ट में उनका नाम नहीं है। प्रीति उतरे हुए चेहरे से मोबाइल से झंझन से बात करती है। वह गार्ड्स को मोबाइल दे देती है। वो बात करके उन्हें अंदर जाने का इशारा करते हैं। पीछे से प्रीति कह रही है, रियली सॉरी, हमने आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया। बेटे नेवर माइंड। गेट के अंदर जाते ही बहुत बड़ा अहाता है। एक लंबे कच्चे रास्ते के बाद फिर एक लंबा गेट आता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बाहर के गेट से फ़ोन पहुँच गया है। अंदर जाते ही फिर फैला हुआ मैदान नज़र आता है, जहाँ वाहनों की भरमार है। दूर आगे एक बड़ा खुला शामियाना सा लगा दिखाई दे रहा है। इस जगह पर 2-4 सोफ़े व बहुत सी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। दाईं तरफ मेज़ पर चाय नाश्ता लगा हुआ है। यहाँ की अधिकतर तो कुर्सियाँ खाली हैं। वहाँ जो लोग हैं उन्हें देखकर लग ही रहा है खूब बन संवर कर आए हैं। चैट शो के मेहमान जो हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों प्लेट में इडली लेकर चाय ले लेते हैं। सोफे पर बैठते हुए देखते हैं 10-12 लड़कियों का ग्रुप ब्लैक जीन्स 3/4 या ब्लैक रेड येलो फ्रॉक्स में वहाँ आ गया है। लगता है किसी कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो लोनावाला घूमने आई हैं। शूटिंग क्रू का एक लड़का लपकता सा उन्हें रिसीव करके बैठा देता है। उनकी धीमी सरगोशियों व हंसी से सारा माहौल जीवंत हो गया है। 10:30-11 बज चुके हैं। घड़ी की सुई आगे खिसकती जा रही है। लोग आते ही जा रहे हैं। नियम तो सिर्फ बनाने के लिए होते हैं, उसके पास बैठी एक लड़की कहती है। यहाँ शूटिंग हमेशा सही समय पर शुरू हो जाती है, पता नहीं आज क्या हुआ। वो कहती है, शायद सुपर हीरो नहीं आए होंगे। वो तो आ गए हैं। उनकी कैनॉय अर्थात वैनिटी वैन बाहर खड़ी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पूना से ख़ास तौर से शूटिंग देखने आए थे। मेरे अंकल इनके फाइनेंसर हैं। ओके, पूना पलट। अरे, इतने बरसों में ये नाम कैसे दिमाग से उतर गया था? ज़िंदगी किस तरह बदलती जाती है। कुछ नाम बिल्कुल दिमाग से उतर जाते हैं। कहाँ होगा पूना पलट उर्फ राजेश, गोरा चिट्टा सुडौल बदन का, कुछ नेपाली लगने वाला, अतिरिक्त आत्मविश्वास से दमकते चेहरे वाला। वो अब तक तो अधेड़ हो चुका होगा। मम्मी के घर अपनी शादी के 2 वर्ष बाद बाहर के कमरे में रहने वाले BA में पढ़ने वाले किराएदार को देखा था, जो हर किराएदार को घर का सदस्य बना लेती थी। नया पकवान बन रहा है तो उसे खिलाना है। अगर होटल बंद है तो उसे खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जो हैं, यदि उसके माँ बाप या भाई बहन मिलने आएंगे तो मम्मी तो हैं उनकी देखभाल के लिए। इस बात पर यकीन तब होगा जब जानेंगे उसके माँ के घर के भूतपूर्व किराएदार अब तो परिवार के सदस्य, जैसे उपाध्याय अंकल जो उसके घर से जाकर कमला नगर अपनी कोठी में बस गए थे। अपनी कोठी में 10 वर्ष बाद भी जब नींद में हो और कोई फ़ोन आ जाए, हड़बड़ा कर कह उठते हैं, मैं अशोक नगर से डॉक्टर JC उपाध्याय बोल रहा हूँ। वो जब भी घर जाती तो कभी राजेश की बहनों सुमन व गुंजन से, कभी उसके पिता से मिलती थी। गोरी दोनों बहनें थीं, लेकिन सुमन वाकई सुंदर थी। ये लोग एटा के किसी गांव के थे। पिता ब्लॉक ऑफिसर थे। पुरखों की छोड़ी ज़मीन जायदाद थी। पिता ने 2-3 दुकानें भी खड़ी कर ली थीं। उस रईसी से सबके गोरे चेहरे दिप दिप करने से लगते थे। मम्मी ने राजेश से ही जलेसर के प्रसिद्ध घुंघरू मंगवाकर उसे दिए थे। बस उसे एक बात का बहुत बुरा लगता था कि जब भी मम्मी बीमार होती या पापा के वापस आगरा ट्रांसफ़र की बात होती तो वे राकेश के बहकावे में भाई के साथ कबूतर वाले बाबा के पास चल देती थी। इन बाबा को उसने आते जाते रिक्शे से ही देखा था। नाई की मंडी की गली में जाने किसकी मजार के आगे गुटुरगू करते कबूतरों से घिरे बाबा, सिर पर हरा रुमाल तुर्क लोगों की तरह बांधे, चेक की लुंगी व मटमैले कुर्ते में आंख बंद किए अपनी काली लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते, कबूतर की बीट से भरी ज़मीन पर एक बोरी बिछाए काम पूरा होने के लिए कुछ जाप करते रहते थे।
अपने दाहिने हाथ में पकड़ी मोर की पंखों वाली झाड़ू से फरियादी के शरीर को बुहारते से रहते थे। लोग कबूतर के लिए कुछ दान सामने रखी पेटी में रख देते थे। उसके भाई की सगाई की गहमा गहमी में अचानक राजेश उसके कमरे में आ गया था। जीजी, आपके पास पीले या नारंगी रंग का कलर का दुपट्टा होगा? क्यों नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे? आज अपने भाई की आड़ देखना। उसने नारंगी चुन्नी लिए उसे उलझाता हुआ चला गया था। सगाई की रस्मों के बाद उसने देखा एक छोटे स्टेज पर सिर पर उसका दुपट्टा बांधे ढपली बजाते हुए स्टेज पर नाचते हुए म्यूज़िक सिस्टम में बजते गाने, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, गाने पर हू बहू अमिताभ की नकल कर रहा था पूना पलट। उसके इस जोरदार डांस के बाद सबने उसे घेर लिया था। सबको थैंक यू कहता पसीने से भीगा नारंगी चुन्नी से बंधा उसका चेहरा चमक रहा था। बाद में जब उसने उसकी चुन्नी वापस की तो पूछा, जीजी कैसा लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा। देखिए, मुझे फिल्मों में काम करना है, इसलिए इतनी भीड़ के सामने मैंने डांस किया कि मेरी झिझक चली जाए। आपको भी लग रहा होगा छोटे अमिताभ बच्चन डांस कर रहे हैं। वो कैसे उसका दिल तोड़ देती। उसके भाई की शादी के बाद राजेश को वो कमरा खाली करके हॉस्टल जाना पड़ा। वो तो जब वो आगरा गई तब मम्मी ने गुस्से से बताया, एक अकेला लड़का था, बाहर के कमरे में रहता तो हमें क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन वो तो कॉलेज की किसी लड़की को कमरे बंद किए पड़े रहने लगा था। इतनी हिम्मत, इतनी छोटी उम्र में। मैं भी उसे बच्चा समझती थी, लेकिन 19-20 बरस का तो हो गया था। पास की सीट पर से उसके पति भुनभुनाए, अभी तक सुपर हीरो नहीं आया, चलो वापस चलते हैं। उसे आगरा से लोनावाला वापस आने में कुछ देर लगी। क्या कहा? मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, थोड़ा इंतज़ार और करते हैं। 12 बजे तक सारी कुर्सियां भर चुकी थीं, कुछ लोग खड़े भी थे। वो चुपचाप सबकी ड्रेस का जायज़ा ले रही थी। आजकल इतनी विविधता है कि चोटी, लंबे लहराते बाल, स्ट्रेट बाल, एक हाथ में दुनिया भर के कड़े, लंबे ईयरिंग्स, बड़ी बाली, यहाँ तक कि लड़कों के कान की बाली, उनके जैकेट्स के डिज़ाइंस व उनके हाथ में लटकते ब्रेसलेट्स देखते हुए व स्लैंग्स भरी उनकी भाषा सुनते हुए देखते हुए समय गुजारा जा सकता है। कुछ जोड़े भी आपस में बात करके थक चुके हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं। शूटिंग क्रू के 4-5 लोग सेट के गेट के बाहर गपिया रहे हैं। काले फ्रेम के चश्मे में जीन्स में एक मोटी लड़की सिगरेट पर सिगरेट उड़ाती बातें कर रही थी। एक कोने में एक एग्जीक्यूटिव ने बोर होकर अपना लैपटॉप खोल लिया है। अभी 5 मिनट ही काम किया होगा कि उसके ग्रुप के लड़के आ गए और उन्होंने वो बंद करवा दिया। वो सोचती है इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले पर्दे पर चमकना चाहते होंगे। कभी बरसों पहले राजेश ने भी दूर आगरा में एक सपना पाल लिया था। राजेश हॉस्टल में था तब भी अपने परिवार के लड़कों से खबरें मिलती रहती थीं। वो अक्सर अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर दीवार पर टांगे छोटे शीशे के आगे खड़ा कंघे से अपने बालों को कभी माथे पर छितरा देता, कभी बाईं तरफ मांग निकालता, कभी दाहिनी तरफ। आंखों में भावुकता लिए बड़बड़ाता, बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। उसकी दीवानगी देखकर अंकल यानी उसके पापा ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की अनुमति दे दी थी। उस समय ज़माना भी जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, ओम पुरी जैसे पूना के पास्ट आउट का था। लेकिन पूना से नाकामयाब होकर वापस लौटने से राजेश का आत्मविश्वास नहीं टूटा था। बस तभी से हॉस्टल में उसके नए नामकरण का शोर मच गया था, पूना रिटर्न यानी पूना पलट। तुर्रा ये कि वो अब भी हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खोल कर ही डायलॉगबाजी करता, शायद अपना पब्लिक फोबिया कम करता होगा। कोई हंसता है तो हंसता रहे। अब वो शीशे के सामने खड़ा धर्मेंद्र के डायलॉग मारने लगा था, सालों अभी मेरा मजाक उड़ा लो, पूना में एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ? क्या राजेश खन्ना धर्मेंद्र जी पूना से ही ट्रेनिंग लेकर निकले थे? वो वहाँ यहाँ के फिल्मी सितारों के लिए विज्ञापन के फॉर्म भरता रहता। आखिर वो पिता से 20,000 रुपये, तब ये बहुत बड़ी रकम होती थी, ले सिर पर हरा रुमाल बांधने वाले कबूतर बाबा की मोर की पंख की झाड़ू से शरीर पर ली हुई दुआएं लेकर बम्बई आकाश पर चमकने वाला सितारा बनने निकल पड़ा।
पिता से वायदा करके गया था कि उनके 20,000 को 20 लाख में बदल देगा। वो एक तेज़ आवाज़ से चौंक जाती है। 12:30 बजे एक आदमी बिग बॉस के सेट के गेट के बाहर हाथ में एक लिस्ट लेकर नाम पुकारना शुरू करता है। लोग अपना नाम सुनते ही अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वो देखती है उसके बाद आए लोग भी जाना शुरू कर चुके हैं तो उसका माथा ठनकता है। वो लिस्ट वाले व्यक्ति को बताती है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, वो अभिषेक मुखर्जी को फ़ोन करे। वो अपने बाजू वाले आदमी को फ़ोन करने को कहता है। तभी एक मध्यम कद का मूंछों वाला लड़का सेट के अंदर से आकर लिस्ट वाले से कुछ पूछता है। वो हमारी तरफ इशारा करता है। वो मोबाइल पर बात करता हुआ उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करता है। वे 3-4 सीढ़ियाँ चढ़कर बहुत बड़े पर्दे में बना दरवाजे का पर्दा उठाता है। इस कपड़े के कक्ष में बहुत से बिजली के तार केबल्स पड़े हुए हैं। अब वे दोनों एक और पर्दे के पार 4-5 सीढ़ियाँ चढ़कर बिग बॉस के सेट के बीच वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं, जिसके दोनों तरफ दर्शकों की कुर्सियां पड़ी हुई हैं। वे लोग दाहिनी तरफ इस रास्ते से उतरकर 2 खाली कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। वो कहती है, झंझन हम लोग प्रीति के इन-लॉज हैं। वो कान पर मोबाइल लगाए सुनता भी है या नहीं। उसकी नज़र सामने के विशाल भव्य व राजसी स्टेज पर पड़ती है। उस बीच के रास्ते के ख़त्म होते ही सामने है विशाल मंच, पीछे के दीवार पर बनी विशालकाय नगाब पोश बिग बॉस की तस्वीर व बीच में उठती हुई अग्नि की लपटें। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं, उम्मीदों, शहर के हर नुक्कड़ पर चमकते पोस्टरों में अपनी तस्वीर की चाहतों की लपटों ने राजेश की ज़िंदगी को आँच देना शुरू कर दिया था। शायद 3 वर्ष हो गया था उसे फिल्मी स्ट्रगलर बने। उसकी खासी जान पहचान हो गई थी फिल्मी दुनिया में। उसने एक तीर तो मार ही लिया था। एक भोजपुरी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल कर लिया था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास कि मेरे दिन भी आएंगे सोचकर जगमगाता रहता था। उन दिनों हम लोग मुंबई में ही थे। उसे मम्मी से पता लगा तो उसने बहुत जोर दिया, जीजा जी अब आपका साला फिल्मी दुनिया में है तो फिल्म सिटी देख जाओ। उसे याद है कि किसी एटा के कलाकार से जान पहचान के कारण उसने उन्हें चाणक्य सीरियल की शूटिंग दिखाई थी और इसके ऐतिहासिक भव्य सेट पर घूमते हुए कहा था, द्विवेदी जी मुझे अपने सीरियल में लेना चाह रहे थे किंतु मैंने ही मना कर दिया। एक बार यहाँ का ठप्पा लग जाए तो समझो फिल्में हाथ से गईं। बाद में सबको बुरा लगने लगा था क्योंकि फिल्में ही नहीं उसकी ज़िंदगी भी हाथ से फिसलती जा रही थी। मम्मी बताया करती थी, राजेश को मुंबई पैसे भेजने में उसके पिता ने दोनों दुकानें बेच दी हैं, थोड़ा खेत बेच दिया है। वो यहाँ आए थे, तू देखेगी तो पहचान नहीं पाएगी, एकदम दुबले व काले हो गए हैं। वो जब भी यहाँ आता है बस यही कहता है कि अगले महीने उसकी फ़िल्म लॉन्च होने वाली है। मान खुर्द के एक चौल में रहकर आरके स्टूडियो और आसपास के स्टूडियोज़ में चक्कर लगाने के बाद प्रोड्यूसर्स के पैर पकड़ने के बाद वो जोगेश्वरी शिफ्ट हो गया था। उसके पति भी तो बम्बई के जोगेश्वरी के उसके एक कमरे के घर में होकर आए थे। वो वहाँ 3-4 लड़कों के साथ रह रहा था। तभी वो बहुत उत्साहित था। वह उनको शूटिंग देखने के लिए चलने के लिए कहता रहा था। जब वो चलने लगे तो उनके पैर छूकर बोला था, जीजा जी आशीर्वाद देकर जाइए, मैं कल एक फ़िल्म साइन करने वाला हूँ। तो क्या वो बम्बई का नौटंकी छाप स्ट्रगलर बनकर रह गया था जो रोज़ फिल्म साइन करने की कल्पना करता रह जाता है। उसकी मुंबई वाली मौसी ने जो खबर दी थी वो और भी ख़राब थी। उन्होंने उसे किसी एग्जीबिशन में एक कोने में खड़े खड़े टाई बेचते देखा। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो भीड़ में गायब हो गया था। उसे मानो झटका लगा। लाखों की जायदाद का इकलौता वारिस मुंबई में टाई बेचने के लिए आया था। गनीमत है उन्होंने उसे जूहू या गेटवे ऑफ इंडिया के पास अपने एक हाथ में लाल रुमाल बांधे जिगोलो के रूप में नहीं देखा, जो अक्सर कुछ फिल्मी स्ट्रगलर्स की नियति बन जाती है। हाय एवरीबडी, वेलकम टू सेट ऑफ बिग बॉस। आपका स्वागत है। स्टेज पर एक पेरेंट ग्रीन टी शर्ट व ब्लैक जैकेट में एक उद्घोषक की कॉलर माइक के आवाज़ से चौंक कर सेट की कुर्सी पर सजग होकर बैठ गई है। वो आगे कह रहा है, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से सोर्स लगाकर जाने कहाँ कहाँ की जान पहचान निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। वो झटका खा जाती है कि बताए वो 2 लोग ज़बरदस्ती हाईजैक करके लाए गए हैं। हे भगवान,
यहाँ तक आना इतना दुर्लभ होता है। तभी सुलभ ने ये सब सुलभ करवा दिया है। वो आगे बोल रहा है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शूटिंग देखते समय बालों पर हाथ ना फेरें, ना नाक में उंगली दें और ना अधिक हिले डुलें, क्योंकि कब कैमरा आप पर फोकस हो जाए। स्थान स्थान पर ज़ोर से ताली बजाएं। बस थोड़ी देर में ही शूटिंग शुरू होने वाली है। शूटिंग तो शुरू नहीं हो पाई, अलबत्ता सेट के दोनों ओर की सीढ़ियों से 8-8, 10-10 लड़के व लड़कियां एक बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ उतर रही हैं। इन चीयर गर्ल्स ने नारंगी व सुनहरी छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनी हुई हैं। उसे तो ये सब रशियनी लग रही हैं, चमचमाते भूरे रंग मिले गोरे रंग की। लड़कों ने धोती व स्लीवलेस जैकेट पहन रखी है। इनके स्टेज पर जाते ही एक छोटे कद का कोरियोग्राफर इनके बीच में डांस करने लगता है। सुपर हीरो की फिल्म का गाना बज उठा है, तेरी अखियाँ कमाल तेरा नखरा कमाल, सांवरिया रे ओ सांवरिया, ले गए दिल मेरा ओ सांवरिया। वो कोरियोग्राफर कभी नैनों के पास उंगली रख रहा है, कभी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए नखरा दिखा रहा है, कभी बड़े दिल फरेब अंदाज में दिल पर हाथ मार रहा है। इस समूह नृत्य को बार बार दोहराया जा रहा है। इनके गोरे रंग से सेट सच ही झमझमा उठा है। 8-10 बार प्रैक्टिस हो चुकी है। आखिर सब थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। उसका मन उड़ चला है। इन गोरी चमड़ी वाली लड़कियों ने ना जाने कितनी देशी फिल्मी एक्स्ट्रा लड़कियों की रोजी रोटी छीनी होगी। अब तो टीवी के एड्स भी डराते हैं, जिसमें एक थाई लड़की लार टपकाते हुए सेक्सी आवाज़ में इंडियन मैन कहती हुई इंडियन मैन को शिप पार्टी में आमंत्रित करती है। वो ये कहना भी नहीं भूलती, डोंट ब्रिंग योर मॉम। ये ग्लोबलाइजेशन कितनों के लिए समस्या पैदा कर रहा है, लेकिन राजेश का जुनून तो अपने सारे घर के लिए समस्या बन गया था। उधर मम्मी फ़ोन पर बताती, राजेश के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। वो भी अभी आगरा आया था, बहुत दुबला हो रहा है। 35 का तो हो गया है, ना तो घर बस रहा है, ना फिल्मी हीरो बनने का ठिकाना। 4 महीने बाद वो मम्मी के ऑपरेशन के समय जब आगरा गई थी तो उसकी दोनों बहनें सुमन व गुंजन मम्मी को देखने अस्पताल आई थीं। मम्मी को देखने और परिचित आए हुए थे, इसलिए वे उन्हें लॉन में ले आई थी। वह अपने पर्स में पड़े बिस्किट्स के पैकेट को खोलकर उनके सामने बढ़ा दिया था। पता नहीं कहाँ चला गया था वो दिप दिप करता गोरा रंग। कुमलाए चेहरे से वो अपने घर के बिगड़े से हालचाल बताती रही थीं। वो नहीं चाहती थी, लेकिन प्रश्न फिसल ही गया, तुम लोगों की शादी? सुमन ने कहा था, कहाँ से होगी, खेत व दुकान बिक चुके हैं, पिताजी भैया को पैसे भेजते भेजते खोखले हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो बिना लाखों रुपए दहेज में दिए बिना शादी ही नहीं होती। सुमन, तुम्हारी एक छोटी बहन भी तो है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, वो क्या कर रही है? उसने तो छिपकर एक छोटी जाति के लड़के से शादी कर ली है। पिताजी और भाई साहब ने उससे बिल्कुल संबंध तोड़ लिए हैं। हम लोग कभी छिपकर उससे मिलाते हैं। बाद में भाभी ने बताया था कि सुमन की किसी पैसे वाले दूजिया से शादी हो गई है। उसके पिताजी इतने बीमार रहने लगे हैं, तो वो तो अब क्या मुंबई गया होगा? नहीं, फिर चला गया है और कह गया है अब वो पैसे नहीं मंगवाएगा और कुछ बनकर ही वापस आएगा। आंटी, आप लोग कहाँ से आए हैं? सेट में उसके पास बैठी लड़की पूछ रही है। उसकी तंद्रा टूटती है। अहमदाबाद से। हम लोग 4-5 लड़के लड़कियां मुंबई से आए हैं। पता है आंटी, सुबह 4 बजे के उठे हैं। क्या? शूटिंग देखने इतनी दूर 4 बजे उठकर भागे जा रहे हो? हाँ आंटी, कितनी मुश्किल से भाई ने जान पहचान निकाली है। दूसरी शिफ्ट देखने के बाद हम लोग तो मुंबई रात के 1:30-2 बजे पहुँचेंगे। सुबह कुछ खाकर भी नहीं चले। हाउ क्रेजी! वो कितनी बेवकूफ़ है, उसके तो बिन मांगे मुराद झोली में आ गिरी है। चीयर गर्ल्स 4-5 बार प्रैक्टिस करके फिर बैठ गई हैं, मज़े में गप्पे मार रही हैं। अचानक सेट के बीच के रास्ते कुछ हलचल हो उठी। सुपर हीरो आ गए। गर्दन बाई और घुमाकर देखती है, बहुत बड़ा झटका खा जाती है। एक साधारण कद काठी का युवक नुमा 40 वर्ष का व्यक्ति 3-4 लोगों से घिरा तेज चाल से चला आ रहा है। हाय, ये सुपर हीरो है। उसके पास से वो गुजरता है। सुपरस्टार स्टेज के बीच में पहुंच चुका है। एक व्यक्ति हैंगर पर कोट लिए आ गया है। सुलभ ने बहुत गर्व से बताया था कि इस सेट के लिए उनकी कंपनी के ब्रांड ने कपड़े तैयार किए हैं। आश्चर्य ये है
कि उस सुपर डुपर ब्रांड का बनाया कोट इतनी दूर से पता लग रहा कि सुपर हीरो के कंधे पर झूल रहा है। वे तुरंत उसे उतार देते हैं। एक आदमी उसे बाहर टेलर से ठीक करवाने ले जाता है। सुपर हीरो आसपास के लोगों से मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। कोई किसी का परिचय करवाता है तो कोई उससे हाथ मिलाते हैं। वे दोबारा लाया कोट पहनते हैं। वो फिर भी ढीला है। उन सुपरस्टार का मूड खराब होना ही है। वे तेज़ कदमों से चलते सेट से बाहर चले जाते हैं। अरे शूटिंग होगी भी या नहीं? पास बैठी दोनों लड़कियां झुंझलाती हैं। वो भी पशोपेश में हैं। क्या होगा सोचती रह जाती हैं। यदि राजेश इस इंडस्ट्री में हिट हो जाता तो उसके भी ऐसे ही नखरे होते। लेकिन मम्मी उसे फ़ोन पर बताने लगी थी राजेश की हालत सुधर रही है। उसने अपना कोई बिजनेस जमा लिया है। अभी आगरा आया था। लेकिन सुन, तुझी से कह रही हूँ, उसने बहुत महंगे कपड़े, गले में मोटी सोने की चेन, महंगे जूते पहन रखे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो स्मगलर बन गया है। उसका चेहरा कुछ अजीब हो गया है, दादा टाइप। मम्मी के जजमेंट के तो सभी कायल थे। कैसा इत्तेफाक हुआ कि 2 महीने बाद ही राजेश का फ़ोन आ गया। जी, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में आपके शहर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी दे दी है तो सब तरफ घूमता हुआ आऊँगा। वो उसे ना कैसे कह देती कि मत आओ। वो उसके पास 2 दिन रुका था। तब भी उसका हीरो बनने का सपना पूरी तरह नहीं टूटा था। अब तक तो टीवी पर धारावाहिक शुरू हो चुके थे, लेकिन अब तो इनके रोल के लिए वो बड़ा हो चुका था। तब भी बात ही वो ऐसे शुरू करता था। हमारी इंडस्ट्री में वो अपनी हंसी दबाती हाँ हूँ करती रही थी। उसके पति घड़ी देखते हुए बड़बड़ा रहे हैं। 1:45 बज रहे हैं और सुपर हीरो का पता नहीं है। वो फिर आगरा से सेट पर खींच ली गई। सुपर हीरो अब तक सेट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने स्टेज के बीच फिर कोट पहना, लेकिन वो अभी भी फिट नहीं है। वो उसे गुस्से से उतार कर अपने हल्के फालसाई रंग की कमीज में ही 20 चीयर गर्ल्स के बीच में खड़े होकर डांस प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। सांवरिया रे ओ सांवरिया। वो छोटा सा कोरियोग्राफर उन्हें डांस स्टेप सिखा रहे हैं। यह दृश्य देखना एक अनुभव है। सुपर हीरो गंभीर मुद्रा में आंखें नीचे किए हुए सख्ती से भिजे होठों से ट्रांस मनोस्थित में जाकर एक एक स्टेप मगअप कर रहे हैं। बाजू की लड़की फुसफुसाती है, आंटी हम लोगों को बहुत ठंड लग रही है, आप दोनों हमारी सीट पर आ जाइए प्लीज़। ठंड तो उसे भी लग रही है क्योंकि यहाँ विशाल सेट पर बहुत बड़े कूलर हवा दे रहे हैं और वो मुझे भी नहीं पहनी। लेकिन वो समझ गई है सुपर हीरो को देखकर उन्हें ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि किनारे की सीट से वो अधिक स्पष्ट दिखेंगे। वह कैमरे में कवर होने के चांस अधिक हैं। हालांकि सबको पता है इस चैट शो में दर्शकों के हाथ ऊपर किए हुए ही तालियां ही कैमरे में कवर होती हैं। वे दोनों उठ जाते हैं। वो लड़कियां गदगद हो थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल कहती हुई उनकी सीट पर बैठ गई हैं। 3-4 बार की प्रैक्टिस के बाद शूटिंग शुरू होती है। लाइट, कैमरा, एक्शन की आवाज़ के साथ सुपर हीरो की चिर परिचित मुस्कुराहट होठों पर लौट आई है। आंखें नटखट हो जता रही हैं। ले गई दिल तू ओ सांवरिया। वो शरीर लचकाते नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बाद लड़कियां सीढ़ी चढ़ती स्टेज के पीछे गायब हो जाती हैं। बाईं तरफ उभर आई है बहुत बड़ी स्क्रीन, जिसमें बिग बॉस सीजन 7 के सितारे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वो बिल्कुल नहीं पहचानती। वो सुपर हीरो को स्क्रीन के अंदर से इज्जत से विश करते हैं। सुपर हीरो की लचकती सी आवाज़, उनके चेहरे की भावनापूर्ण अभिव्यक्ति, चपल आंखें सब लौट चुकी हैं। उनका मैनरिज्म लौट चुका है। वो ग्लैमर लौट चुका है जो पर्दे पर उन्हें असाधारण बना देता है। वो शोक आवाज़ में कह रहे हैं, इन लोगों को मैं डरा कर रखूँगा कि इनमें से एक आज बिग बॉस सीजन 7 में से आउट होगा। अभी ये मेरे बात नहीं सुन सकते, इसलिए आपको और मुझे पता है कि आज इनमें से कोई आउट नहीं होगा। वो बेवकूफ़ों की तरह स्क्रीन में दिखाई देते कलाकारों का परिचय इन लड़कियों से पूछ रही है। ये कौन है, ये कौन है? वे धीरज से बता रही हैं, ये नया टीवी आर्टिस्ट है, ये फेमस रेसलर, ये फेमस हीरोइन सपना की बहन, ये सुंदर मॉडल है, ये यंग मैन एक स्ट्रगलर है, ये फॉरेन की बी ग्रेड एक्ट्रेस, और ये वो जहाँ बैठी होती है अक्सर वहाँ नहीं होती। उसका दिल सुपर हीरो के टीवी में देखे इंटरव्यू में उलझा हुआ है, जिसे देखकर वो द्रवित हो गई थी।
लोकप्रियता व दौलत के शिखर पर बैठे सुपर हीरो एंकर से कह रहे थे, मैं शादी कैसे कर लूँ? मेरे अभी इतने ऑपरेशंस बाकी हैं कि बचूंगा भी या नहीं। कैसे किसी को विधवा बनाने के लिए शादी कर लूँ? और मान लीजिए बच भी गया तो इतने पुलिस केस चल रहे हैं कि हो सकता है जेल ही चला जाऊँ, तो कैसे किसी को अपने पीछे रोने छोड़ दूँ? सुपर हीरो सही कह रहे हैं, लेकिन सुपर हीरो तो सुपर हीरो हैं। उनसे शादी करने के लिए, उनकी विधवा बनने के लिए भी कोई तैयार हो जाए। वो जेल में हों तो उनका इंतज़ार भी कर लें, क्योंकि उन्हें देखते ही शूटिंग देखने आई लड़कियां सजग हो अपनी जुल्फ़ें संवारने लगती हैं या कंधे पर पड़ा स्टॉल बेवजह ठीक करने लगती हैं। शूटिंग चल रही है, सुंदर मॉडल के लिए दो प्रेमियों की नोकझोंक लिए। सुपर हीरो स्टेज पर चहलकदमी करते हुए, हाथों को घुमाते हुए, कोई इशारा करते हुए कॉलर माइक से एक एक सितारे से बात किए जा रहे हैं और उन्हें बेवजह ही डराए जा रहे हैं कि आज एक सितारा ज़रूर एलिमिनेट होगा। वो राजेश को याद कर रही है जो फिल्मी दुनिया में कहीं तक नहीं पहुंच पाया। पता नहीं वो बिजनेस करता था कि स्मगलिंग। वो रईसी सिर्फ 3-4 बरस रही थी। वो खोटे सिक्के सा 50 वर्ष की उम्र में घर लौट आया था। उसने शादी की सोची तो उसके कैरियर का ठिकाना नहीं था। माँ भी बहू की आस लिए बिस्तर से लग गई थी। पिता हार्ट अटैक के 3 बरस बाद मर गए थे। अनब्याही गुंजन ने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। बाद में सुमन की कोशिश से उसकी भी शादी हो गई थी। ये बात और है, दूल्हा उससे 12 वर्ष बड़ा था। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, अरे 3 बज गए। अचानक सुपर हीरो संजीदा हो सेट पर इधर उधर टहलते हुए कहता है, आप सबको लग रहा होगा कितने मज़े उड़ाता है सुपर हीरो, कितनी लड़कियों के साथ डांस करता है। कुछ पता है मेरे बारे में? सुबह उठकर लोनावाला चला आ रहा हूँ। डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। दूसरी शिफ्ट की शूटिंग करते करते 10 बजेंगे। आप लोग तो जाकर सो जाओगे और मैं 1-1:30 बजे तक एडिटिंग करता रहूँगा। अरे उसे ख्याल ही नहीं रहा, हर इतवार और शनिवार ये शो सिर्फ 1 घंटे होता है और शुक्रवार को दोनों दिन की शूटिंग होती है। 2 शिफ्ट में लगभग 4-5 घंटे। उससे भी पहले इस शो की जाने कब योजना बनी होगी, कितने लोगों ने शोध किया होगा, फाइनेंसर तलाशे होंगे, कितने सेलिब्रिटीज़ को बिग बॉस शो में भाग लेने का प्रस्ताव भेजा गया होगा, कितनों ने ठुकराया होगा। इस भव्य सेट पर कितने ही लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। बाप रे, कितने लोगों की कड़ी मेहनत का सपना है ये शो। क्या सुपर हीरो हर शूटिंग में ऐसे ही संजीदा रहते हैं? मैं अकेला ड्राइवर के साथ कार में सफ़र करता 4 बजे तक मुंबई पहुंचूंगा। बिल्कुल अकेला यहाँ से जाऊंगा, बिल्कुल अकेला। और एक ये हैं सीरियल एक्टर, अकेले बिग बॉस में आए थे। इन्हें सुंदर मॉडल का प्यार मिल गया। ये आए थे अकेले बिग बॉस से जाएंगे, वो भी एक लड़की के साथ, और मैं रात के 2 बजे अकेला सफ़र करता हुआ, बिल्कुल अकेला। दर्शक खामोशी से दिल थामे सेट पर सुपर हीरो की तड़पती लहकती लकीर के दर्द को महसूस कर रहे हैं। वो सोच रही है कोई आसमान पर जगमगा रहा हो या ज़मीन पर चल रहा हो या रेंग रहा हो, सबको अपने अपने कंधों पर कीलों की घड़ी अपनी सलीब तड़पते हुए ढूंढनी ही पड़ती है। सुपर हीरो तो ऐसे हैं कि कोई भी लड़की ऐसे भविष्य के बावजूद उनका हाथ थाम ले, लेकिन उन्हें कहाँ मिलेगी अपनी कस्तूरी गंध? कब उनके सीने में से मिटेगी ये दर्द की लकीर? एक ज़बरदस्त सितारे को 2 घंटे तक लगातार बोलते देखना, वो भी बिना रीटेक, यही तो चैट शो की खास बात है। वो सोचती है नियति ने पूना पलट को भी किसी लड़की का होने नहीं दिया। बताते हैं उस कॉलेज वाली लड़की ने भी 5 साल इंतज़ार करने के बाद निराश होकर कहीं और शादी कर ली थी। मम्मी के आंगन से जुड़े हर रिश्तेदार व परिचितों के दिल में कसक हमेशा कसकती रहती है कि इस घर से जुड़ा एक सितारा अर्थात पूना पलट क्यों डूबता चला गया। जिस घर के आंगन से जो भी जुड़ा हमेशा प्रगति करता गया। आश्चर्य ये होता है कि इस आंगन से जुड़े 2 लोग IFS बने, यानी कि एक विदेशी सेवा विभाग में गया, दूसरा वन विभाग में। इस फिल्मी आसमान में जगमगाने के लिए कितने पूना पलट को ये जगमगाती मुंबई निकल गई होगी। तब कहीं अनेकों स्पर्म्स की तरह नष्ट होने के बाद एक स्पर्म जैसी सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट एक के हाथ लगती है, तब कोई हीरो या हीरोइन बनती है। किसी ने कभी सर्वे नहीं किया, शायद सबसे बड़ा नरभक्षी व्यवसाय यही है।
यही है सबका चहेता भी, बेहद दिलफरेब, बेहद मनोरंजक। तभी तीसरा 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है। झंझन बीच के रास्ते पर प्रकट हो जाते हैं। आप लोग जाना तो नहीं चाह रहे हैं? वे दोनों तपाक से हाँ करते हुए उठ जाते हैं। पीछे से वो दो लड़कियां कह रही हैं, आंटी अंकल बाय बाय, अगेन थैंक यू सो मच। वे पलट कर मुस्कुराते हुए उसको बाय कहते हुए सेट से बाहर आ गए हैं। झंझन बाकायदा उन्हें बाहर के रास्ते तक एस्कॉर्ट करता है। बाहर निकल कर देखते हैं बड़ी बड़ी कैनॉय, जिन पर एक बड़े डायरेक्टर, प्रसिद्ध हीरो व हीरोइन का नाम लिखा हुआ है, खड़ी हैं। वे अपनी फिल्म को प्रमोट करने बिग बॉस के सेट पर दूसरी शिफ्ट में जाने वाले हैं। तय ये होता है कि खाना खाकर ही रिजॉर्ट जाया जाए, क्योंकि 3:30 बजे वहाँ का रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा। तो यहाँ ही कौन सा होटल खुला नज़र आ रहा है? बड़ी मुश्किल से एक छोटी दुकान पर पिज़्ज़ा का बोर्ड दिखाई देता है। दुकानदार थके हुए मूड से उनका पिज़्ज़ा बनाने में लगा है। पिज़्ज़ा आते ही वो उस पर लगभग टूट पड़ते हैं। तभी उन्हें एक जोड़ा आता दिखाई देता है, जिसे उसने सेट पर देखा था। लड़की हाफती सी अपना बड़ा काला पर्स मेज पर रखते हुए कहती है, भैया पहले जल्दी से ब्रेड खाने को दे दो, जब तक पिज़्ज़ा बनाओ। मैडम हम लोग ब्रेड नहीं रखते, पिज़्ज़ा बनने में तो 20-25 मिनट लगेंगे ही। वो लड़की हताश सी कहती है, तब तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। वो मन ही मन उत्तर भारत की माताओं को प्रणाम करती है, चाहे सुबह के 4 ही बजे क्यों ना हो। जब तक वे एक पराठा या 2 ब्रेड स्लाइस बच्चों के गले में ठूंस नहीं देती, तब तक उन्हें घर से बाहर कदम नहीं रखने देती। वो पूछती है, बिग बॉस की शूटिंग ख़त्म हो गई? मैंने आपको सेट पर देखा था। आंटी शूटिंग 4 बजे ख़त्म होते ही हम लोग खाने के लिए भागे चले आ रहे हैं। हम लोग मुंबई से 8 बजे निकले थे। सोचा था लोनावला में कुछ खा लेंगे, लेकिन 10 बजे तो शूटिंग शुरू होनी थी, फिर एंट्री बंद हो जाती। लेकिन वहाँ गेस्ट के लिए चाय नाश्ता रखी हुई थी, हमसे किसी ने खाने के लिए कहा ही नहीं। भूख से बिलबिलाना क्या होता है ये उसके चेहरे से पता लग रहा है। रिजॉर्ट में सुलभ प्रीति बने ठने खड़े हैं। हमारे जाते ही शुभो को हमारी गोदी में दे देते हैं। अरे आप लोग तो पूरी शूटिंग देख कर आए हैं, और मम्मी तो मुंह बनाती रह गई थी। वही खुश नज़र आ रही है। पापा परेशान नज़र आ रहे हैं, जो खुशी खुशी गए थे। प्रीति थैंक यू वेरी मच, झंझन को हमारा थैंक्स कह देना, उसने हमारा बहुत ध्यान रखा। मम्मी उसने फ़ोन से आप लोगों को सॉरी बोला है कि वो आपसे मिल नहीं पाया। व्हाट? तो वो कौन था? उसका असिस्टेंट। प्रीति हंसते हुए चली जाती है। मुंबई से लौटे हुए अभी 7-8 दिन ही हुए हैं कि अचानक पूना पलट का फ़ोन मिलता है। जीजी प्रणाम, कैसी हैं? मैं इस इत्तेफाक से अचंभित हूँ। मैं बिग बॉस की शूटिंग देखते हुए तुम्हें बहुत याद कर रही थी, और देखिए मेरा फ़ोन पहुँच गया। मेरी इंडस्ट्री वालों ने बताया था कि बिग बॉस की शूटिंग लोनावला में चल रही है। ये बताओ कैसे हो? बस ठीक हूँ। जब से गुंजन ने अपनी ससुराल में आत्महत्या की है, तब से मेरा दिल दुनिया से उचट गया है। मैंने भगवा वस्त्र पहन लिए हैं, पूजा पाठ में लगा रहता हूँ। क्या? कब? गुंजन ने ऐसा क्यों किया? ये तो 5 साल पहले की बात है। बस कभी मिलेंगे तब बताऊँगा। आप बताइए, यदि आपके यहाँ जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही हो, आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे हों, तो मैं आकर पूजा पाठ करके सब ठीक कर दूँगा। वो घबरा जाती है कि कहीं सच में ही ना वो आधम के। वो जल्दी से कहती है, मेरे यहाँ ऊपर वाले की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। देखिए हर एक की लाइफ में कुछ बुरा चलता रहता है, आप शर्माइए नहीं। मैं आपका भाई हूँ, आपके यहाँ आकर सब ठीक कर दूँगा। कहा ना मेरे यहाँ सब ठीक है, और मुझे मम्मी की तरह इन बातों पर यकीन नहीं है। कहते वो फ़ोन काट देती है। बस ये कहना व पूछना भूल जाती है कि तुम भगवा वस्त्र तो बहुत पहले पहन चुके थे। हाँ, कभी ना असफल होने वाले व्यवसाय में कब आए हो? ये भी तय है कि पूना पलट यदि उस सुपर हीरो के चौथाई हिस्से जैसा भी सफल हो गया होता, तो तुरंत उसे घर आने के लिए हाँ कर देती और लोकल टीवी चैनल्स को फ़ोन कर रही होती। अभी आप सुन रहे थे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने गए एक स्ट्रगलर की कहानी। वो अपने जैसा अकेला नहीं है, लाखों करोड़ों अब तक अपना जीवन इसी तरह बर्बाद कर चुके हैं। उम्मीद है नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।